अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही आसान, इंतहाई सस्ती और खाने में बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर। तो चलें फिर आज की ज़बरदस्ती वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इस ग्लो किट के बारे में जानना चाहती हूँ। अगर किसी ने इसको पर्सनली यूज़ किया ना तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी तो वहाँ पे ना मेरी फुप्पो भी आई हुई थी इस्लामाबाद से। तो जब भी वो इस्लामाबाद से आती है ना तो यहाँ जो गुजरांवाला की लोकल मार्केट है ना तो वो यहाँ से शॉपिंग करके जाती हैं अपने ड्रेसेस, अपने बच्चों के, हस्बैंड के मेकअप का सामान, ज्वेलरी का। तो इसलिए फिर वो इसे भी लेके आई थी और मुझे दिखा रही थी और कह रही थी कि मैं ले तो आई हूँ लेकिन अब इसको यूज़ करते हुए डर लग रहा है, पता नहीं इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, स्किन अच्छी रहेगी या फिर डैमेज ना हो जाए। बेसिकली ये इंडियन प्रोडक्ट है। यहाँ जो गुजरांवाला की लोकल मार्केट है ना वहाँ पे काफ़ी सारे सिख भाइयों की शॉप्स हैं। उनके शॉप्स पे मोस्टली जो मेकअप प्रोडक्ट होती है ना वो इंडियन ही होती हैं। यहाँ लोकल पाकिस्तान भी होती हैं, ब्रांड्स की भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ का सामान जो होता है वो इंडिया से मंगवा के तो वो सेल करते हैं। पुप्पो ने कोई फेशियल किट लेनी थी या फिर कोई स्किन पॉलिश लेनी थी तो वहाँ शॉप का जो ओनर था ना उसने बोला कि आप हमारे कहने पर एक दफ़ा इसको यूज़ करके देखें तो बाकी के जितने भी ब्रांड्स की चीज़ें हैं ना आप भूल जाएंगे, इतना अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब पुप्पो ले तो आई हैं लेकिन इसको यूज़ करते हुए डर रही हैं। तो मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं इसकी वीडियो बना के ना तो अपने चैनल पे शेयर कर दूंगी। मे भी किसी ने यूज़ की हो तो वो इसके बारे में कुछ अपनी राय दे, या फिर अगर इंडिया से कोई देख रहा है तो वो इसके बारे में ज़रूर बताए कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। वैसे देखने में तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है और इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए ना वो सब स्किन के लिए काफ़ी अच्छे और हेल्दी माने जाते हैं। अब पता नहीं इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। थोड़े दिन बाद मैं फुप्पो को फ़ोन करके पूछूंगी कि क्या रिज़ल्ट मिला है इसका। अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं भी लेके आऊँगी, क्योंकि राइस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि राइस से बनी चीज़ें स्किन के लिए, हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो सोच रही हूँ कि मैं भी ले आऊँ, लेकिन पहले इसका रिज़ल्ट पूछ लूँ फुप्पो से कि कैसा है। उसके बाद फिर हम आ गए थे कहीं अपनी खातर तवासिया करवाने। दरअसल मेरी कज़न सिस्टर है, खाला की बड़ी बेटी, वो अपने नए घर में शिफ्ट हुई है। तो जब उसने अपने नए घर में महफिल रखी थी ना उसने मुझे फ़ोन किया कि आप भी आना, महफिल आज घर में। तो उस दिन मैं किसी काम की वजह से नहीं जा पाई। फिर अब जब मैं अम्मी की तरफ गई थी ना तो मैंने सोचा कि चलें, पास ही तो घर है, मैं उसकी तरफ से भी हो आती हूँ। साथ में पुप्पो भी थी तो फिर काफ़ी अच्छा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया। बिल्कुल साथ ही घर है अम्मी का, चाचू का, खाला का। तो हाँ बस पुप्पो हैं वो इस्लामाबाद में होती हैं। फिर जब भी वो आती हैं ना तो इस तरह मिल बैठ के तो काफ़ी अच्छा टाइम हम गुजारते हैं। चलें जी अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बना क्या रही हूँ। मैंने ना आज खीर बनाई थी। ये कोई आम रूटीन में जो हम खीर बनाते हैं वो वाली नहीं, ये थोड़ी सी स्पेशल किस्म की खीर है। पेशावर का एक मशहूर बाज़ार है किस्सा ख्वानी बाज़ार, वहाँ से ये खीर मिलती है। वहाँ पे ना आपको जगह जगह इसके स्टॉल्स लगे हुए नज़र आएंगे, मतलब कि वहाँ पे लोगों की शॉप्स होती हैं और वो लोग इस खीर को सेल करते हैं और ये इतनी फेमस है ना, लोग स्पेशल वहाँ पे ये खीर खाने के लिए जाते हैं। काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं इस खीर के बारे में, तो मैंने सोचा कि चलें आज ना इसको ट्राई करते हैं। और यकीन मानिए फ़र्स्ट ट्राई में ही ये बहुत मज़े की बनी थी। इस मज़ेदार सी खीर के लिए मैंने आधा कप चावल लिए, उनको अच्छे से वॉश करके तो 2 से ढाई घंटे मैंने भिगोने के लिए रख दिया था ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर मैंने क्या किया, एक पैन में चावल डाल दिए जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, 2 गिलास उसमें पानी डाल दिया और उनको पकने के लिए रख दिया इतनी देर कि जितनी देर में चावल अच्छे से गल नहीं जाते। जितनी देर में चावल गल रहे हैं साथ ही मैंने थोड़े से बादाम लेके तो उनको क्रश कर लिया था। वैसे ये जो असल रेसिपी है ना, ऑथेंटिक रेसिपी है कैरामलाइज्ड खीर की या फिर किस्सा ख्वानी बाज़ार की खीर की। उसमें किसी भी किस्म के ड्राई फ्रूट्स या फिर मेवे नहीं जाते, वो सिंपल ऐसे ही बना के तो फिर इसको इंजॉय करते हैं। लेकिन चूँकि हम पंजाबी हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी मीठे बनते हैं उसमें भर के ड्राई फ्रूट्स नहीं ना डालते तो हम लोगों को उसका मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से बादाम लेके तो उनको क्रश कर लिया था। थोड़े से मैंने बारीक किए थे, थोड़े से मैंने मोटे रखे हुए थे। चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं इतनी देर में। तकरीबन इनको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल किया था। पानी सारा ड्राई हो गया है, चावल गल चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक जग ले लेना है, ग्राइंडर जग, उसमें हाफ चावल डाल के तो इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, कुछ घरों में ना ये खीर इस तरह बनती है कि सारे चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें दूध वगैरह डाल के तो पकाते हैं। और कुछ के घरों में इस तरह बनती है कि जो भीगे हुए चावल होते हैं ना उनको मतलब जो कच्चे भीगे हुए चावल होते हैं ना उनको ग्राइंड करने के बाद फिर वो पकाते
खाते हैं। लेकिन मैंने इसको जो मैंने चावल जितने भी बॉयल किए थे ना, उसमें से हाफ़ मैंने ग्राइंड किए थे और हाफ़ मैंने ऐसे ही रख लिए थे, क्योंकि खीर खाते हुए जब तक चावलों के हल्के हल्के से चंक्स ना आए तो खीर का मज़ा नहीं आता। जो एकदम मुलायम सी कस्टर्ड टाइप की जो खीर बनती है ना, वो फिर खीर नहीं होती, वो फिरनी होती है। तो खीर की असल रेसिपी यही होती है कि उसमें चावल के हल्के हल्के से दाने फील हों। और जो चावल आधे मैंने पैन में बचा के रखे थे, उसमें मैंने दूध डाल दिया। दूध मैंने 2 किलो लिया है, कच्चा दूध है, फ्रेश दूध है, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। और अब जो चावल हमने ग्राइंड करने हैं, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून डाल देना है मिल्क पाउडर। और इस खीर का जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है ना, जो इसका सीक्रेट है इसको गाढ़ा करने का, वो ये है केक रस, जिसको पापे भी बोलते हैं। सुबह चाय के साथ हर घर में अक्सर खाए जाते हैं नाश्ते में। तो ये मैंने वही वाले लिए हैं। मैंने छोटे साइज़ के, नॉर्मल साइज़ के लिए हैं, 4 अदद हैं। अगर आप लोगों के पास बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 से 3 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। फिर इस खीर में ना वो खीर का जायका नहीं आएगा, वो फिर पापों का ही फ्लेवर आएगा ज़्यादा। तो इसको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसका इतना स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। चलें जी, साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और जो कोई भी यहाँ पे न्यू है ना, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि मेरी काफ़ी सारी वीडियोस पे ना किसी भी किस्म का कोई कमेंट होता ही नहीं। लाइक भी सिर्फ 3 से 4 ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। अगर आपको कुछ भी लिखने में टाइम लगता है और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो कोई भी इमोजी सेंड कर दिया करें कमेंट बॉक्स में। इससे ये होता है कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है और यूट्यूब वालों को भी पता चलता है कि हाँ, इसकी वीडियोस देखी जा रही है, पसंद की जा रही है, नहीं पसंद की जा रही, वो तो बाद की बात है। लेकिन ये है कि देखी जा रही है और इससे हमारा जो चैनल है ना, वो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो जल्दी ग्रो होता है। दूसरी साइड पे एक पैन में 4 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी है। 2 टेबलस्पून के जितना इसमें पानी डाला है, ताकि वो नीचे जले नहीं, क्योंकि हमने इस चीनी को कैरामलाइज़ करना है, वो फिर हम इस खीर में ऐड करेंगे। अब इधर जो चावल हमने दूध में पकने के लिए रखे थे, वो भी गल गए हैं। दूध भी हमारा पक के काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। और इस स्टेज पर जो हमने चावल और रस का पेस्ट बनाया था ना, वो इसमें डाल देना है। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था और मेरा बाजू भी दर्द होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी इसको मिक्स करने में। इसमें थोड़ी सी ना गुठलियाँ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट है ना, ये बहुत मुश्किल से इस दूध में मिक्स हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा दूँगी कि जब आप इन चीज़ों को ग्राइंड करेंगे ना, आप इसमें पूरा 1 गिलास भर के दूध ऐड कीजिएगा और फिर उसके बाद ग्राइंड कीजिएगा। मैंने जब इसको ग्राइंड किया था तो आधा गिलास दूध डाल के इनको ग्राइंड किया था, इसलिए काफ़ी गाढ़ा पेस्ट रेडी हुआ था। थोड़ा सा पतला पेस्ट रेडी होगा, जल्दी मिक्स होगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखें जी, अब यहाँ पे सारी इसकी जो गुठलियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, अच्छे फ्लेवर के लिए, अच्छी खुशबू के लिए। उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। इधर जो चीनी कैरामलाइज़ होने के लिए रखी थी, वो भी अब कैरामलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। 0 फ्लेम पे मैंने इसको रखा था। बहुत लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो ये जल्दी पक जाएगी, साइडों से जलना शुरू हो जाएगी, फिर ना इस खीर में कड़वा सा टेस्ट आएगा। तो हमने इसको कलर भी थोड़ा देना है, इसको डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि जितना ये पकता जाएगा ना, उतना ही डार्क कलर आएगा इसमें और फिर खीर में कड़वाहट सी फील होगी। जैसे ही ये रेडी होगा, फ़ौरन ही हमने इसको खीर में डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चीनी को कैरामलाइज़ करके डालने से देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है खीर में। और हमें इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत जल्दी झटपट से तैयार होने वाली खीर है। टोटल टाइम मेरा इस खीर को पकाने में लगा था 35 to 40 मिनट। इतनी जल्दी ये खीर रेडी हो जाती है। अब जो बाकी की बची हुई चीनी है वो भी इसमें डाल देनी है। जो बादाम क्रश करके रखे थे, चॉप करके रखे थे, वो भी इसमें डाल देने हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। काजू डालना चाहते हैं डाल लें, पिस्ता डालना चाहते हैं डाल लें। मेरे पास इस वक्त सिर्फ बादाम ही अवेलेबल थे। वैसे भी मैं जब भी खीर बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा बादाम के साथ ही बनाती हूँ। दूसरी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर वो होती हैं घर में तो डाल लेती हूँ, नहीं होती तो नहीं डालती, लेकिन बादाम मैं लाजमी डालती हूँ। इससे ना बड़ा मज़ेदार सा शाही सा टेस्ट आता है खीर में।
चलें जी, खीर हमारी डन हो चुकी है। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसमें एक दफ़ा मैं चम्मच अच्छे से चला लूँगी, बल्कि एक दफ़ा नहीं, मैंने इसमें 2 से 3 दफ़ा चम्मच चलाया था। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट मिक्स किया है, ताकि इसके ऊपर जो एक गाढ़ी सी लेयर जमती है ना, वो ना बने। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मेरे पास इस तरह के मिट्टी के बर्तन थे तो मैंने यही लिए। इसी में ही मैंने फिर खीर को डाल के तो फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए। अच्छा, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी के बर्तन ही लाजमी चाहिए। मेरे पास हैं तो मैंने ले लिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको किसी बाउल में, प्लास्टिक के, शीशे के, या फिर कोई भी आपके पास प्यारा सा बाउल हो, आप उसमें इसको निकालें और फिर उसको ठंडा करके तो आप इसको सर्व करें। लेकिन खीर और फिरनी दो ऐसे मीठे हैं कि अगर इनको इस तरह मिट्टी के बर्तनों में सर्व किया जाता है ना, तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी टेम्पटिंग भी लगते हैं। चलें जी, अब जो मैंने थोड़े मोटे वाले बादाम अलग करके रखे हुए थे, वो इसके ऊपर इस तरह हल्के हल्के से स्प्रिंकल कर देंगे। ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि हमने ऑलरेडी खीर में काफ़ी सारे बादाम डाले हुए हैं। बस हल्के हल्के से थोड़े से डाल देंगे, ताकि ये खीर खाने में जितनी मज़े की है ना, देखने में उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, और देखने वालों को ऐसे लगे कि बस ये हमें फटाफट से मिल जाए और हम इसको जल्दी जल्दी से खा लें। इस बहुत ही मज़ेदार सी खीर को डिश आउट करने के बाद मैंने रख दिया था फ्रिज में 7-8 घंटे के लिए। मीठा जितना भी अच्छा ठंडा हो, चिल हो, उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा, जब मैंने ये खीर बनाई थी ना, उस टाइम पे पहले तो मेरी बेटियां गई हुई थी स्पारा पढ़ने। उसके बाद फिर आते साथ ही वो अकेडमी चली जाती हैं, तो उनको नहीं पता था कि मैं ये खीर बना रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो आई ना, तो मेरी छोटी बेटी, उसको मीठा किसी भी किस्म का होना उसको बहुत मज़े का लगता है। तो उसने जैसे ही फ्रिज का डोर ओपन किया ना, एकदम से चीख के बोली, वाओ खीर। तो ऐसी वो मेरे पीछे पड़ी कि मामा मुझे अभी दे, मामा मुझे अभी दे। तो मैंने उसको कहा कि अभी मैंने वीडियो कंप्लीट नहीं की, थोड़ी सी देर और रुक जाओ ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन उसने इतना ज़्यादा तंग किया ना कि मैंने फिर उसको निकाल के दे ही दी। फिर भी आधा घंटा तो ये फ्रिज में पड़ी रही थी। और ये देखें, आपको इसकी लुक नज़र आ रही होगी, कितनी अच्छी, कितनी मज़े की, कितनी गाढ़ी खीर बनी है। मिलते हैं जी दोबारा फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।